Hello friends, welcome to our YouTube channel Smartly Learn and Grow. हेलो क्लास, कैसे हैं सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट या कल वाला एक बार रिवाइज करवाऊँ? चलो बता ही देते हैं। कल वाला कहाँ तक क्या था? एक्वा सॉल्यूशन तक। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास? यहाँ तक क्या था ना? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिसमें हम सॉल्वेंट को क्या लेते हैं? एज अ वाटर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेरा क्या, मेरे दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है? जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। कोई भी नमक के पानी का एग्जाम्पल लीव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या आता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अभी तक आप क्या था कि जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन थी उसकी जो भी रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, सिंबल्स या फॉर्मूले की फॉर्म में, उसको मैं क्या बोल रही थी? केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास वो होती है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द केमिकल इक्वेशन शुड बी द सेम। ठीक है, आपके जो भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं प्रेजेंट हैं, या एलिमेंट, एक एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यानी कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मेरे पास डेफिनेशन क्या आएगी? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in a chemical equation should be the same। बिल्कुल सेम होने चाहिए। कहाँ पे? ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे। कल तक हम क्या कर रहे थे? एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको मैं कि हाइड्रोजन ले रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे, ठीक है, और क्या बना रहे थे? वाटर। अब देखो हाइड्रोजन क्या थी आपके पास? गैस। ऑक्सीजन क्या थी आपके पास? गैस। बन क्या रहा था? लिक्विड। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल है। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है बेटा? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। कैसे पता चला? यहाँ एच के नीचे क्या लगा हुआ है? 2। ये जो नीचे होता है ये आपको बताता है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि H2 और G। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए ये है मेरे पास H और यहाँ पे लिखा है 2, तो ये जो नीचे आपके पास नंबर है ना, ये बताएगा एटम। ठीक है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा है, मतलब 2 है तो एलिमेंट बन गया वो। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 1। तो अब मुझे इसको बैलेंस का मीनिंग होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूँ तो कितने हो गए? देखो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 1 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। प्लस करूँगी। ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 ऑक्सीजन का प्लस 1, तो ये कितने हो गए टोटल? 3। और ये कितने हो गए टोटल? 4। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। जब आप उसको इक्वल करते हो तो देखो कैसे करोगे इक्वल। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है प्लस ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, यहाँ पे H2O है। ओके, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 है। मुझे यहाँ ऑक्सीजन 2 चाहिए ना, तो इस पूरे को क्या करोगे आप? 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 × 2 4 हो गए, 2 × 2
2 हो गए। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 6, 4 और 2 6। ऑक्सीजन तो 2 है, हाइड्रोजन को क्या करना है मुझे 2 बनाना। ठीक है, तो इसको अगर 2 बनाना है तो मीन्स यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 ज़ा 4, कितने हो गए ये टोटल 4, ये 2, टोटल 6। ठीक है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितने हो गए 4 प्लस 2 6, कितने हो गए 4 प्लस 2, यहाँ पे कितने थे 4 और ये कितना है 2, 4 प्लस 2 6 इक्वल होगी। तो इट मीन्स क्या है ये मेरी बैलेंस्ड है, ये वाली इक्वेशन क्या है मेरी बैलेंस्ड है। इतना सबको समझ में आया? ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी जस्ट मैंने ये आपको नॉर्मली बताया है, मैं आगे ये भी बताऊंगी कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, इतना हो गया सबका। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के दिया कि why do we need to balance a केमिकल इक्वेशन, कि हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्यों पड़ती है, बताइए फटाफट। आप लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है भाई, बताओ फटाफट सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन बताइए इसका। ठीक है, क्यों करते हैं? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ताकि मेरे रिएक्टेंट, मैंने अभी क्या किया है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों को क्या किया है इक्वल किया। ठीक है, यानी कि मेरे दोनों का मास जो है वो इक्वल हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। पहला मेरे पास टर्म क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to total mass of प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आती है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए मेरे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। सेकंड चीज़ मेरे पास ये आती है कि ये जो है मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करेगा। अगर ऐसी बात है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ठीक है, कैसे करेगा देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है अभी ये देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को बना सकते हैं ना ही हम मास को तोड़ सकते हैं। हम इजली वे में ये भी कह सकते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मैटर मीन्स मास। ठीक है, हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं, या तो आप ये लिख लीजिए इजी सी डेफिनेशन, मास कैन neither be created nor be destroyed during chemical reaction। ठीक है, या आप मास की जगह मैटर भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मास है वो ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। तो इस वजह से होता क्या है देखिए, अब
एक सेकेंड रुकिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। मैटर या मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि सो नंबर ऑफ atoms involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि हमने ऊपर भी क्या लिखा था कि जो हमारी मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। सेकंड चीज़, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, यानी कि हमारा जो भी मास है वो ना तो बनेगा ना ही टूटेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है मेरे पास कि सो, इसका मीनिंग क्या था कि सो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन के अंदर लगे हुए हैं जो करवा रही हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ओके, तो ये था आपके पास, इस वजह से हमें ज़रूरत होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। अगर आप लोगों को कल से हम क्या करेंगे, हमारी जो है हमेशा सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को आपको डेली 2 क्लास मिलेगी, एक मॉर्निंग में हम लोग डालेंगे, दूसरी इवनिंग में, ठीक है, अपलोड कर दी जाएगी आपकी। मॉर्निंग में सुबह आपका टाइमिंग रहेगा 10 to 11 o'clock के अराउंड, ठीक है। इवनिंग में आपकी क्लासेस जो रहेंगी क्लास 10th की वो अराउंड 6 o'clock, 6 to 6:30 के बीच में आपकी जो क्लासेस हैं वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब कल देखेंगे कि हम कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, और फिर आगे कुछ उसके पार्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे वो भी हम आपको करवाएंगे, और आगे मैं बीच में आपको होमवर्क भी दूंगी जो आपको करना पड़ेगा, जिसका सॉल्यूशन हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्मार्टली लर्न एंड ग्रो। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना।